नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था पद के प्रकार, जिसमें हमने देखा था कि पद के कितने दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला था विकारी पद और दूसरा था अविकारी पद। अविकारी। और ये भी आगे चार चार थे। हम अभी सिर्फ विकारी पद के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा? विकारी पद में। अब विकारी पद हमें पता है चार हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिसमें से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम करेंगे क्रिया को, जो हमारे पास अंतिम विकारी पद बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। कोई ऐसा शब्द जिससे हमें पता चले कि काम हो चुका है या काम कर रहे हैं। जिस शब्द से हमें ये पता चले उसी शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, जाना, आना, पढ़ना आदि। अब खेलना क्या है? एक क्रिया है, हमें पता लग रहा है कि कोई खेल रहा है। उसी तरह दौड़ना मतलब कोई दौड़ रहा है, क्रिया हो रही है। उसी तरह जाना, आना, खाना, पढ़ना, सोना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। इसके बाद देखते हैं धातु। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शब्द हैं खेल, दौड़, जा, आ, पढ़। तो ये क्या है? ये किसी भी क्रिया का मूल रूप है। जैसे हमारे पास क्रिया थी ऊपर खेलना, तो इस खेलना का जो मूल रूप है वो है खेल। और ये खेल ही क्या है? ये धातु है। उसी तरह दौड़ना का जो मूल रूप है वो है दौड़, जाना का जा, आना का आ, पढ़ना का पढ़। तो ये क्या है? ये किसी भी क्रिया के मूल रूप हैं। इनको हम धातु कहते हैं। तो ये तो बात हो गई क्रिया और धातु की। क्रिया हमें पता है जिस शब्द से हमें किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रिया के भेद। अब क्रिया को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारे पास रचना या कर्म के आधार पर, और दूसरा है अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अब रचना या कर्म के आधार पर हमारे पास क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें अर्थ या प्रयोग के आधार पर, तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 से 10 भेद हैं। इस क्लास में हम 10 भेद करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा तो ये पूछ सकते हैं कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो वो हमें याद रखना है, वो हैं 2। अगर ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो वो भी आप कितने बताएंगे? 2 बताएंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए अर्थ या प्रयोग के आधार पर, तब आप 8 से 10 के बीच में टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें सबसे पहला हम करेंगे अकर्मक क्रिया। तो अब देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया की जो परिभाषा है वो है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर। क्या कहा? कर्म पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अब इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक। अ मतलब नहीं, कर्म नहीं होगा और प्रभाव पड़ेगा कर्ता के ऊपर, तो वो हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास देखिए, एक तो कर्म अनुपस्थित होगा, अकर्म मतलब कर्म होगा ही नहीं। दूसरा कर्म नहीं होगा तो प्रधानता कर्ता की होगी, और क्रिया का जो लिंग और वचन है वो पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। और एक और बात, अकर्मक क्रिया को एक ट्रिक से भी आप याद में रख सकते हैं। आपने क्या करना है? क्या और किसको से प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिल गया तब तो वो
अकर्मक क्रिया नहीं है। अगर उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब उत्तर नहीं मिलना चाहिए इसमें, तो होगी हमारी अकर्मक क्रिया। उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, क्या और किसको से प्रश्न करना है। अगर आपको पता न चले कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, नहीं पता चल रहा, आप प्रश्न करो क्या और किसको से। अब वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या आकाश में उड़ते हैं? अब कुछ बच्चे कहेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या नहीं है, पक्षी कौन है। अगर आप पूछें, प्रश्न करेंगे कौन आकाश में उड़ते हैं, तो वो है पक्षी। लेकिन क्या आकाश में उड़ते हैं या किसको आकाश में उड़ते हैं, इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है, राम खाता है। क्या खाता है नहीं दिया है हमारे पास, किसको खाता है वो भी नहीं बताया गया है, तो क्या है, कर्म दिया ही नहीं गया है इसमें, और सारा प्रभाव क्या है, कर्ता पर है। राम खाता है, तो प्रभाव किस पर है, राम पर, और राम क्या है, कर्ता है, तो ये भी हमारी अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, बच्चा रात में रोता है। क्या रोता है, नहीं है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारी अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। आगे है, मोदी जी पलंग पर सोते हैं। अब इस वाक्य में आप मुझे बताएंगे कि ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है या सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मोदी जी पलंग पर सोते हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पलंग को कर्म मान लेंगे, लेकिन पलंग क्या है, कर्म नहीं है, और जो प्रभाव है वो पड़ रहा है मोदी जी पर। मोदी जी हैं कर्ता, तो ये वाक्य क्या है, ये भी हमारा अकर्मक क्रिया का ही वाक्य है। अगर ऐसे भी पता न चले तो प्रश्न कीजिए, क्या सोते हैं, मोदी जी तो कौन है, क्या सोते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या हुआ, अकर्मक क्रिया का वाक्य हुआ। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया की बात। इसमें हमने देखा कि कर्म अनुपस्थित होता है, मतलब कर्म नहीं होता है, प्रधानता कर्ता की होती है, और क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वो पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। क्या और किसको से प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिलता है। दूसरा है हमारे पास सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए इसमें क्या होगा, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कर्म, इसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। सकर्म, स का मतलब ही होता है साथ, तो कर्म उपस्थित होगा और कर्म की ही प्रधानता होगी, और जो क्रिया का लिंग और वचन है वो क्या होगा, पुरुष कर्म के अनुसार होगा। सकर्मक क्रिया में जो था, क्रिया का लिंग और वचन जो था वो पुरुष कर्ता के अनुसार था, और सकर्मक क्रिया में क्रिया का लिंग और वचन पुरुष कर्म के अनुसार होगा। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कर्म का आपको पता न चले कि कर्म क्या है, तो आपने क्या करना है, क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वो होता है हमारा कर्म। तो इस तरह से क्या है, हम कर्म की पहचान करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, अकर्मक क्रिया में हम प्रश्न कर रहे थे क्या और किसको से, तो हमें उत्तर नहीं मिला। लेकिन सकर्मक क्रिया में हमें अगर कर्म की पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, उत्तर मिलेगा तो वही कर्म होगा। जैसे हमारे पास वाक्य है, ड्राइवर बस चलाता है, तो हमारे पास क्रिया क्या है, चलाता, तो हम क्या करेंगे, चलाता के साथ प्रश्न करेंगे क्या चलाता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि वो बस चलाता है। तो बस क्या है हमारे पास, बस है कर्म। अब इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म है, तो ये हमारे पास कौन सा वाक्य है, ये हुआ सकर्मक क्रिया का वाक्य। एक और उदाहरण देखते हैं, माली ने पके पके आम तोड़े। अब जो माली है उसने क्या किया, उसने पके पके आम तोड़े। अब प्रधानता किसकी है, आम की। जैसे प्रश्न कीजिए क्या तोड़े,
तोड़े क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं। माली ने क्या तोड़े? तो हमें पता लगा माली ने पके पके आम तोड़े। अब आम क्या है यहाँ पे? आम है हमारा कर्म। तो ये वाक्य हुआ सकर्मक क्रिया का। तो अब इसमें हमने क्या और किसको से प्रश्न किया, हमें उत्तर मिला, तो ये हो गए हमारे पास सकर्मक क्रिया का। अब नीचे ये देख लीजिए, जो जो हमारी अकर्मक क्रिया है उसमें क्या होता है। उसमें अगर आपके पास वाक्य न दिया जाए, ऑप्शन में 4 शब्द दे दिए और आपसे पूछ लिया जाए कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है, अगर आपके पास एक एक शब्द दिया गया है तो आप क्या और किसको से प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे आपके पास दे दिया रोना, सोना, हंसना, मुस्कुराना, दौड़ना, कूदना। दूसरी तरफ है सकर्मक क्रिया में पढ़ना, लिखना, पीना, खेलना। और आप जैसे दे दिया रोना, सोना, हंसना, पढ़ना, और आपसे पूछ लिया जाए इसमें सकर्मक क्रिया क्या है, तो रोना, सोना और हंसना, इन चारों में से आपको बताना है सकर्मक क्रिया क्या है। अब रोने के लिए क्या है? रो तो कोई भी सकता है, कर्म का होना ज़रूरी नहीं है। सोना, हंसना उसके लिए भी। लेकिन पढ़ने के लिए क्या है? कर्म चाहिए। अब कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? किताब पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, मैसेज पढ़ रहा है, कुछ तो वो पढ़ रहा है। मतलब किसी चीज़ का अभाव प्रतीत हो रहा है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, रोना, बच्चा रो रहा है, अब इसमें तो कोई कर्म नहीं है। सोना, बच्चा सो रहा है। हंसना, बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इन कामों को करने के लिए कर्ता अकेला ही काफ़ी है, मतलब कर्ता की प्रधानता है इन वाक्यों, इन शब्दों में। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास शब्द हैं पढ़ना, लिखना, पीना, खेलना। अब बच्चा पढ़ना है, नहीं हो सकता। अब उसको पढ़ने के लिए कोई चीज़ चाहिए। उसी तरह लिखने के लिए भी पत्र या कॉपी चाहिए, पीने के लिए पानी, शरबत, कुछ भी चाहिए ना उसको। खेलने के लिए भी चाहिए, खिलौने चाहिए, फुटबॉल चाहिए। तो इन क्रियाओं में क्या हो रहा है, हमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं और ये हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। ये तो हमने बात कर ली किसकी? रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की, जो हमें पता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद दूसरा हम करेंगे अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहला है मूल क्रिया या धातु। मूल क्रिया या धातु का मतलब है क्रिया का सबसे छोटा रूप। जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, पढ़ना का मूल रूप है पढ़। तो ये पढ़ क्या है? इसको हम मूल क्रिया या धातु कहते हैं। उसी तरह लिख, खा, जा, पी, हंस, दौड़, ये क्या है? ये मूल क्रियाएं हैं या धातु भी आप इनको कह सकते हैं। ये हो गई मूल क्रिया या धातु की बात। दूसरा है हमारे पास सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया में ना लगाकर सामान्य क्रिया बनती है। जैसे मूल क्रिया होगी, उसमें आप ना जोड़ेंगे तो बन जाएगी सामान्य क्रिया। मूल क्रिया थी हमारे पास पढ़, पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास जो शब्द बना वो है पढ़ना। तो ये पढ़ना ही क्या है? ये है हमारी सामान्य क्रिया। उसी तरह लिखना, खाना, पीना, जाना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? मूल क्रिया के साथ देखिए ना को जोड़ा और ये बन गई सामान्य क्रिया। अब तीसरी है साधारण क्रिया। साधारण क्रिया में क्या होता है? मूल क्रिया या धातु में कर जोड़कर साधारण क्रिया बनती है। अब मूल क्रिया या धातु होगी, उसमें आप कर जोड़ देंगे तो बन जाएगी साधारण क्रिया। जैसे मूल क्रिया है पढ़, उसमें हमने कहा अगर हम कर जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा साधारण क्रिया। तो नया शब्द बना पढ़कर। तो ये क्या है? साधारण क्रिया है। पढ़कर, लिखकर, खाकर, जाकर, पीकर, हंसकर, दौड़कर, ये सब क्या हैं? ये हैं हमारे पास साधारण क्रिया। देखिए पहले हमने पढ़ी मूल क्रिया, मतलब जो मूल रूप है, धातु भी इसको हम कहते हैं। और जब हमने इस मूल क्रिया में ना जोड़ा
तो बन गई हमारी सामान्य क्रिया। और जब इस मूल क्रिया में हमने कर जोड़ा तो बन गई साधारण क्रिया। जैसे पढ़ना और साधारण क्रिया में बन गया लिख कर या पढ़कर। तो ये बात हो गई मूल क्रिया, सामान्य क्रिया और साधारण क्रिया की। अब है हमारे पास सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है, मूल क्रिया या धातु के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब मूल क्रिया या धातु है, जैसे ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, चुका, चुके, चुकी, होगा, होगे, होगी, था, थे, थी। इनके साथ क्या जोड़ेंगे हम, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, हो, हूँ। तो जब इनके साथ है, हो, हूँ जोड़ा जाएगा, मतलब सहायक क्रिया जोड़ी जाएगी, तो वही क्या है, हमारा सहायक क्रिया में आएंगे। मतलब मूल क्रिया या धातु के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं, हवा बह रही थी। अब बह क्या है, मूल क्रिया है, और इसके साथ सहायक क्रिया क्या आई, रही थी। तो ये किसका वाक्य हो गया, ये हो गया हमारे पास सहायक क्रिया का वाक्य। दूसरा उदाहरण है, वह स्कूल जाता है। तो मूल क्रिया क्या है, जा, और इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगी, ता है। तो ये हो गई ता है सहायक क्रिया और जा हो गई मूल क्रिया। तो ये उदाहरण थे सहायक क्रिया के। अब पांचवें है हमारे पास संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो जाएं। और इसमें क्या होता है, जहां सनातन सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, जहां विवशता हो, जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाए, मतलब कोई कार्य शुरू हो गया हो, जहां कार्य से अवकाश लिया जाए, छुट्टी की बात हो, जहां दो क्रिया के बीच में योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह होता है ये, तो वो सभी वाक्य होंगे हमारे संयुक्त क्रिया के। जैसे अब देखिए योजक चिन्ह के उदाहरण है, जहां दो क्रिया के बीच में योजक चिन्ह हो, कैसे होगा, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये हो गया योजक चिन्ह के उदाहरण। अब दूसरा है हमारे पास उदाहरण, वह उसे अचानक मार बैठा। तो देखिए मार और बैठा ये क्या है, दो क्रियाएं हैं जो एक साथ आई इस वाक्य में। दूसरा है, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। तो ये क्या है, ये एक सनातन सत्य है कि सूरज क्या है, पूरब दिशा से निकलता है, वो हमेशा वहीं से निकलेगा। अगला है, पानी बरस रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पानी बरस रहा है, तो जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए, तो यहाँ पे क्या है, कार्य का आरंभ हो चुका है। अगला है हमारे पास, मैं कल नहीं जाऊंगा। मैं कल नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है, जहाँ कार्य को से अवकाश लिया जाए, तो ये इसका उदाहरण हो गया। आगे है, वह उसे अचानक मार बैठा। दो बार ये वाक्य आ गया। मार और बैठा क्या है, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं जो हो रही हैं। तो ये उदाहरण थे हमारे पास संयुक्त क्रिया के। अब आगे है पूर्वकालिक क्रिया। अब देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है। जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई कर्ता है, वो एक कार्य को कर चुका, लेकिन अब क्यों वो क्या कर रहा है, एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य शुरू कर रहा है। तो जो पहली क्रिया है जिसको वो पूरा कर चुका है, वही कहलाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे क्रिया के अंत में कर या करके लगा होता है, ये ट्रिक है। क्या है ये, ट्रिक है। इससे आपको याद रहेगा क्या होगा, क्रिया के अंत में कर या करके लगा होता है। धातु प्लस कर वो हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब उदाहरण देखते हैं, संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है। और मैंने आपको बताया था कि क्रिया के अंत में कर और करके लगा होगा, तो पी कर लगा है, मतलब पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा देख लेते हैं, धातु प्लस कर, तो पी धातु है और धातु में कर लगा है, तो वो हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो ये जो एक नंबर दिया है, ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि संजय ने क्या किया, वो चाय पी चुका है, अब पीने के बाद वो अखबार पढ़ रहा है, ये दूसरी क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, मैं सुबह उठकर गुनगुना पानी पीता हूँ। कर लगा हुआ है मूल धातु के साथ, उठकर
मतलब ये काम हो गया तो ये पूर्वकालिक क्रिया। अब वो पानी पीता है तो दूसरी क्रिया है। तो जो पहली क्रिया है जिसको वो पूर्ण कर चुका है वो ही है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, वाक्य में दो कर्ता, क्या है, वाक्य में दो कर्ता हो और एक को कहेंगे प्रेरक कर्ता और दूसरे को कहेंगे प्रेरित कर्ता। अब जो प्रेरित करता है, प्रेरित कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया वही कार्य को संपन्न करेगा। जो प्रेरक करता है वो प्रेरित कर्ता से करवाएगा। क्रिया के अंत में वाया वाई वाय लगा हो, ये भी पहचान है प्रेरणार्थक क्रिया की। साथ में प्रेरक कर्ता के साथ ने तथा प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रेरक कर्ता होता है हमारा पहला और प्रेरित कर्ता होता है दूसरा। तो पहले के साथ लगा होगा ने और दूसरे के साथ लगा होगा से कारक चिन्ह, जिसको हम प्रसर्ग भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के साथ देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास, रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई। तो रमेश क्या है, प्रेरक है। अब उसके साथ ने कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। सुरेश है प्रेरित, क्योंकि रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई। क्रिया को पूर्ण करता है प्रेरित करता, जो दूसरा होता है। तो दूसरे के साथ से कारक चिन्ह लगा है। लास्ट में हमने देखा था वाया वाई वाय होना चाहिए, तो वाई लगा हुआ है। तो ये है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। दूसरा है, मालिक ने किसान से हल चलवाया। तो मालिक क्या है यहाँ पे, मालिक है हमारे पास प्रेरक और किसान है प्रेरित। क्या है, किसान प्रेरित है। और चलवाया वाया आया तो क्या है, ये है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। जो पहला करता है वो दूसरे से कार्य करवा रहा है। तो यही हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि वाक्य में दो कर्ता होंगे और जो दूसरा कर्ता होगा प्रेरित कर्ता, वही क्या करेगा, कार्य को संपन्न करेगा। अब आठवीं है हमारे पास द्विकर्मक क्रिया। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, जहाँ दो क्रिया दो कर्ता के बीच में संपन्न हो। दो क्रियाएं होंगी और दो कर्ता होंगे, उन्हीं के बीच में क्रिया संपन्न होगी। जैसे माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाक्य में इसमें दो कर्ता और दो क्रियाएं हैं। अगला है, जो क्रिया दो कर्ता की सक्रियता पर निर्भर हो। मतलब क्रिया है वो दो कर्ता होंगे उस वाक्य में, उनकी सक्रियता पर निर्भर होंगे। जैसे आपने मुझे पैसे दिए। अब इसमें क्या है, जो क्रिया है दो कर्ताओं के बीच में है। आपने मुझे मतलब आपने कोई और व्यक्ति है और मुझे मतलब मैं, तो क्या है, दो कर्ता हुए। तो दो कर्ताओं के बीच में जो है क्रिया हो रही है। दूसरा उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी। तो अध्यापक और छात्र दो हो गए, उनके बीच में क्रिया हो रही है क्या, कि अध्यापक ने क्या किया, छात्रों को पुस्तक दी। अब एक जो अगला वाक्य है, वाक्य नहीं इसी का पहचान का जो एक ट्रिक है, दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब देखिए, पहला वाक्य था हमारे पास, अलग पेन यूज करते हैं, माता जी ने बच्चों को। तो पहला जो हमारे पास कर्ता था वो माता और दूसरा बच्चों। तो बच्चों के साथ को कारक चिन्ह आया। फिर यहाँ पे वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी। तो यहाँ पे भी क्या है, छात्र क्या है, दूसरा करता है, तो उसके साथ भी को कारक चिन्ह आया। तो ये पहचान है द्विकर्मक क्रिया की। क्या होगा, एक तो जो दो क्रिया दो कर्ता के बीच में होगी, या जो क्रिया है वो दो कर्ताओं की सक्रियता पर निर्भर करेगी, मतलब दोनों एक्टिव होंगे, या जो दूसरा करता है उसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाम धातु क्रिया। यह धातु संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। प्रत्यय कौन सा, आना और अवाना। तो ये प्रत्यय जहाँ पर लगे होंगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ, वो होगी हमारी नाम धातु क्रिया। जैसे ललचाना, बतियाना, गरमाना,
भिन भिनाना, शर्माना, घबराना, अपनाना, मनाना, दहाड़ना, टर्राना आदि। उदाहरण है, मेंढक कुएं में टर्रा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्रा है वही क्या है, हमारी नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रियार्थक संज्ञा। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे संज्ञा की जगह क्रिया होगा, नहीं, इसका नाम ही है क्रियार्थक क्रिया, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा। इसमें क्या होता है, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दो का काम करे। अब ऐसे शब्द होंगे जो क्रिया और संज्ञा दोनों का काम करे, या जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, उसे कहेंगे हम क्रियार्थक संज्ञा। जैसे उदाहरण है हमारे पास, फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। अब खाना जो है वो क्या है, जो हमारी क्रिया है वो संज्ञा के स्थान पर आई है। जैसे फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पे खाना क्रिया है और यहाँ पे कोई संज्ञा शब्द भी आ सकता था, तो ये क्या है, ये क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा है हमारे पास, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो यहाँ पे मरना क्या है, यही है हमारी क्रियार्थक क्रिया। तो ये हो गया क्रिया का टॉपिक, जिसमें हमने देखा क्रिया के जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के हमने दो भेद पढ़े, पहले हमने क्रिया का वर्गीकरण देखा, दो प्रकार से है, रचना या कर्म के आधार पर, और दूसरा है अर्थ या प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर है हमारे पास अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म जो है वो अनुपस्थित होता है और प्रधानता होती है कर्म की। और सकर्मक क्रिया में हमने देखा, इसमें हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे, हम क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल गया तो वही हमारा कर्म होगा। ये पहचान थी, एक ट्रिक थी सकर्मक क्रिया में। फिर मूल क्रिया या मूल धातु जो अर्थ या प्रयोग के आधार पर है, उसमें जो धातु है या क्रिया का मूल रूप है बिना प्रत्यय के, वही क्या कहलाता है, मूल क्रिया या धातु कहलाता है। जब इस मूल क्रिया के साथ ना लग जाता है, तो जब इसके साथ हमने ना को जोड़ा तो ये बन गया शब्द पढ़ना, और वो कहलाती है हमारी सामान्य क्रिया। और जब इस मूल क्रिया के साथ कर जुड़ जाता है अंत में, तो वो बन जाती है साधारण क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है, मूल क्रिया के साथ है, हो, हूँ या ता है, ती है, तो हूँ जुड़ता है, तो वो बन जाती है हमारी सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया में हमने जाना कि उसमें क्या होता है, जहाँ पे सनातन सत्य की बात हुई हो, या दो क्रियाएं एक साथ आरंभ हुई हो या समाप्त हुई हो, विवस्था हो, कार्य का आरंभ होना पाया जाए, अवकाश की बात हो, योजक चिन्ह की बात हो, तो वो सब होता है हमारा संयुक्त क्रिया में। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया में हमने देखा कि दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो जो हमारी पहली क्रिया है जो समाप्त हो चुकी होती है वही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें धातु के साथ कर जुड़ा होता है, ये पहचान है पूर्वकालिक क्रिया की। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें दो कर्ता होते हैं, एक होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। ये प्रेरक कर्ता प्रेरित कर्ता से क्रिया को करवाता है। प्रेरक कर्ता के साथ ने तथा प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है। फिर है द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, दो क्रिया दो कर्ता के बीच में होती है। फिर इसमें जैसे दो कर्ता की सक्रियता पर निर्भर करती है, और जो दूसरा कर्ता होता है उसके साथ को कारक चिन्ह लगा होता है। फिर है नाम धातु क्रिया, इसमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया। और प्रत्यय कौन कौन से होंगे, आना और अवाना। फिर हमारे पास लास्ट है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा में क्या होता है, इसमें जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे उसे हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो ये हो गया क्रिया का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।